और एक सवाल पूछूंगा, जैसे अभी हम बात की जाए ब्राह्मणों की, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को खब्बू तिवारी के एक आई की तस्वीर नहीं लगे होने से कहीं ना कहीं असंतोष दिखा, चाहे वो मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, दिखा मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और उसमें सवाल करूंगा, जैसे जो ये एक रुदौली विधानसभा से भाजपा के जो विधायक हैं रामचंद्र यादव जी, कहीं ना कहीं भाजपा ने उनको भी इस चुनाव में उतारा है और जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे दिया हुआ है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसका कितना प्रभाव दिखेगा? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं अयोध्या की ये बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा सीट है। और ये मेरी उपस्थिति मिल्कीपुर विधानसभा के, ये आप देख के ही समझ गए होंगे, ये स्वर्गीय बाबूजी मित्रसेन यादव जी की बड़े सुपुत्र पूर्व IPS अरविंद सेन यादव जी का आवास है। और मैं आज जहां तक देखा जाए मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं प्रत्याशी, चाहे वो सपा की बात की जाए या भाजपा की, तो प्रत्याशी क्लियर हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो जाता है कि इस सीट पर एक राजनीतिक वर्चस्व या राजनीतिक केंद्र बिंदु जिनकी रही, स्वर्गीय बाबू मित्रसेन यादव जी की ये धरती रही राजनीति की, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में अब सवाल ये उठना शुरू हो गया है कि सेन परिवार का समर्थन किस तरफ है। तमाम रूमर भी चल रहे हैं, कुछ लोग फैला रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी के साथ नाम जोड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये चीज़ क्लियर करना आवश्यक हो जाता है और इन सब बातों को लेकर मैं इस समय यहाँ पर हूँ और हमारे साथ साहब हैं और इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा सर अभी मिल्कीपुर चुनाव का लगभग अगर कहा जाए तो 50% विजन साफ हो गया है। समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद ही प्रत्याशी हैं और भाजपा ने यहाँ पर नया चेहरा उतारकर चंद्रभानु पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में अब राजनीतिक क्या माहौल बन रहा है मिल्कीपुर का? देखिए, जो मिल्कीपुर के उपचुनाव की स्थिति है जी, उसमें ये स्पष्ट है कि लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में। जी, भाजपा ने जो टिकट बांटा है, जी, जो उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, जी, उसके सापेक्ष कहीं न कहीं विद्रोह की या असंतोष की बातें भी प्रकाश में आ रही हैं। जी, उस असंतोष को शमन करने में बीजेपी कितना कामयाब होती है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी, भीतरघात तो निश्चित रूप से भाजपा में होगा जी, और भीतरघात समाजवादी पार्टी के में भी होगा। जी, और जो अभी तक की जानकारी है मुझे, जी, पैसे का खेल, मैंने पहले भी कहा था, सत्ता का खेल, जी, सत्ता की ताकत का खेल, जी, प्रशासनिक ताकत का खेल जी, और अर्थ का खेल, पैसे का खेल जी, निश्चित रूप से उपचुनाव में होगा जी, और वो खेल शुरू भी हो चुका है। जी, कुछ महंत टाइप के, जी, जो कुछ ठेकेदार टाइप के लोग जी, इस चीज़ का फ़ायदा बहुत भयंकर रूप से उठाएंगे। जी, तो चुनाव आमने सामने का है, जी, लेकिन उसी में आज़ाद पार्टी के कैंडिडेट के रूप में सूरज चौधरी का आना, जी। भोला भारती का चुनाव लड़ना, भोला भारती स्वामी प्रसाद मौर्य वाली। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो जानकारी आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से जी, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, और निर्दल एक दो और कंचन नाम की कोई लेडी हैं जो सुल्तानपुर से आ रही हैं, वो भी चुनाव लड़ने जा रही हैं। जी, तो इस टाइप की कुछ जानकारियाँ आ रही हैं। पूरी तस्वीर 20 के बाद ही स्पष्ट होगी जब पर्चा वापसी हो जाएगी। जी, लेकिन जो चुनाव होगा वो इन्हीं दो पार्टियों के बीच में होगा जी, और दोनों पार्टियां सशक्त हैं। जी, जातीय समीकरण दोनों के अपने अपने हैं, जी, जिनके तहत चुनाव होगा। जी। तो जैसा मैं सवाल करूंगा, जैसे लोग कह रहे हैं कि जानना चाह रहे हैं कि सेन परिवार किस तरफ अपना समर्थन देगा। देखिए, इसमें तो स्पष्ट है जी, कि हमारी जो सोच है जी, वो दूसरी तरह की, जी, और किसी आदमी को अगर कोई राजनीति कर रहा है जी, कोई तो मतलब अपने ढंग से कर रहा है, अपने हित और अपने भविष्य को मद्देनजर रखते हुए कर रहा है, जी, तो उसके विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है। जी, लेकिन मेरा अपना स्पष्ट मंतव्य है जी, कि मुझे ऐसे लोगों के साथ जो दोगली राजनीति करते हैं, जी, जिनका दोहरा चरित्र है, जी, जिनका क्या कहते हैं एक प्रकट रूप है, एक छद्म रूप है, जी, और जिनकी आज तक की जहनीत जी, कभी साफ नहीं रही है, जी, ऐसे लोगों के साथ मुझे जाना नहीं है। जी। जैसा कि अभी बीच में आपकी एक तस्वीर आई थी किसी आयोजन में,
तो उसमें आप ग्रुप के फोटो में आप थे, तो कई तरीके के लोग चर्चाएं हुई, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उसमें एक शोक सभा टाइप की थी, जी 13वीं का कार्यक्रम था जी और उसमें वो मानिंद और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जी बाबूजी से जुड़े हुए थे। जी मैं भी गया था उसमें। जी उसमें उस परिवार के लोगों ने अपेक्षा की जी कि एक सामूहिक फोटो हो जाए। जी उसी सामूहिक फोटो को लेकर के जी जिस तरह से वितंडावाद पैदा किया गया, जी उसका मैंने खंडन भी किया जी और वो उसमें कहीं दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं। जी मैं निश्चित रूप से जो मेरा तटस्थ आचरण था, जी जो मेरा साफगोई का आचरण है, जी वो मैं अख्तियार करूँगा। जी और मैं अभी भी इस स्थिति में नहीं हूँ जी कि मैं आपको बता सकूँ मैं किसके साथ हूँ। मैं आज की तारीख में अभी भी किसी के साथ नहीं हूँ। जी। तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर प्रत्याशी के तौर पे अगर आप मिल्कीपुर की जनता के सापेक्ष की बात करें, जैसे आप मिल्कीपुर की राजनीति आप भी करीब से समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर आपका परिवार ही भी मिल्कीपुर की राजनीति से जुड़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता का क्या रुख दिख रहा है कि जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी और जनता किस विचारधारा के साथ जुड़ेगी? देखिए, ऐसा है कि मिल्कीपुर की जनता जो है जी हमेशा एक निर्णय ऐसा लेती रही है जी जिसकी लोग कल्पना नहीं करते। जी तो मिल्कीपुर की जनता हो सकता है जी कोई ऐसा निर्णय ले, लेकिन जो जातीय समीकरण है, जी जो राजनीतिक समीकरण है, जी जो प्रशासनिक समीकरण है, जो आर्थिक समीकरण है, जी उसके तहत अगर आप पाएंगे जी तो आप पाएंगे कि जो लड़ाई है वो दो पार्टियों के बीच में ही है, जी लेकिन दोनों में कौन ज़्यादा सशक्त है जी। ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। जी कहीं न कहीं वोटों का बिखराव होगा। निश्चित रूप से होगा, जी, क्योंकि अभी एक बात मैं और एक सवाल पूछूंगा, जैसे अभी हम बात की जाए ब्राह्मणों की, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को खब्बू तिवारी के एक आई की तस्वीर नहीं लगे होने से कहीं ना कहीं असंतोष दिखा, चाहे वो मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, दिखा मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसके पहले एक उपचुनाव हुआ था अम्बेडकर नगर का, जी वहाँ भी एक ब्राह्मण कैंडिडेट जो अपेक्षित था जी भाजपा से टिकट पाने के, जी लेकिन टिकट नहीं मिला, ब्राह्मण और असंतोष दिखाई पड़ा। जी उसके बाद उसको मैनेज किया गया जी और खब्बू तिवारी जी ने जा करके भाजपा के पक्ष में मतदान कराया जी और उनको उसका श्रेय मिला। जी कुछ इसी तरह की परिस्थितियाँ जी मिल्कीपुर के उपचुनाव में भी बनेगी। जी। तो और अगर एक और मैं सवाल करूंगा, जैसे जो ये एक रुदौली विधानसभा से भाजपा के जो विधायक हैं रामचंद्र यादव जी, कहीं ना कहीं भाजपा ने उनको भी इस चुनाव में उतारा है और जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे दिया हुआ है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, इसका कितना प्रभाव दिखेगा? देखिए, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जी और पार्टी का ने उनको लगाया है, जी तो उसका उनको उनके द्वारा क्या योगदान दिया गया पार्टी के पक्ष में, जी ये जब वोटिंग हो जाएगी जी उसके बाद इसकी तस्वीर क्लियर होगी। जी। अगर देखा जाए तो मिल्कीपुर की जो अब तस्वीर है कहीं ना कहीं साफ हो गई है। 5 तारीख को मतदान होना है और 8 तारीख को गिनती होनी है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मिल्कीपुर की जनता के बीच भी अभी तमाम समस्याएं, तो ज़मीनी समस्याएं आपके दृष्टिकोण से क्या है मिल्कीपुर में, और जनता को किन किन चीज़ों से सामना करना पड़ रहा है, अगर मुद्दे की बात करें, लोकल मुद्दे? देखिए, अगर आप आज की तारीख में जो मिल्कीपुर की आम आवाम की बात करेंगे, जी गरीबों की बात करेंगे, मजलूमों की बात करेंगे, जी प्रशासनिक उत्पीड़न की बात करेंगे, जी जो क्या कहते हैं, जो खेती में परेशान किसान है जी। उसको लेकर के बात करेंगे, जी बेरोजगारी को लेकर के बात करेंगे, जी और क्या कहते हैं जो समाज में फैली हुई वितृष्णा है जी उसको लेकर के बात करेंगे। जी तो निश्चित रूप से आज सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कोई समाज है जी तो निचला तबका है। जी उसको प्रशासनिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है, जी उसको राजनीतिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है, जी उसके विकास के रास्ते उसके रोक दिए गए हैं, जी उसकी से परेशानियां अनुदिन बढ़ती चली जा रही हैं। जी और आने वाले समय में जी अगर निचले तबके का समाज सजग नहीं हुआ जी तो निश्चित रूप से वो अपने आप को पतन की तरफ ले जाएगा जी। और आने वाला समय जो होगा जी। वो उसके लिए खतरनाक होगा। जी मैं बस इतना कहना चाहता हूँ जी कि जो भी निर्णय होगा, चूँकि उनके पास कैंडिडेट्स के नाम पे जी और एक साफ सुथरा व्यक्तित्व के नाम पे, जी एक राजनीतिक आचरण वाले व्यक्ति के नाम पे जी
अगर कोई कैंडिडेट देखा है जो जनता के सुख दुख में शिरकत कर रहा हो जी तो शायद कोई नहीं है। और तो मिल्कीपुर का एक दुर्भाग्य है जी कि यहाँ अनुसूचित जाति का कोई नेता है ही नहीं। जी बाहरी कैंडिडेट लड़ाए जा रहे हैं। यहाँ बाहर से आयातित लोग आकर के चुनाव लड़ रहे हैं जी और उसका खामियाजा मिल्कीपुर की जनता को भोगना पड़ेगा जी और भोग भी रही है। जी बाहर के लोग जो आते हैं जी किराए का मकान ले लेते हैं या कहीं एक मकान बना लेते हैं जी और मकान बना करके उसमें 15 दिन में 10 दिन में आकर के अपने को यहाँ का स्थायी निवासी बना देते हैं, जी जबकि ऐसा ये हकीकत नहीं है। जी रहते लखनऊ में हैं, जी रहते फैजाबाद में हैं जी और कहते हैं कि हम मिल्कीपुर के बासिंदे हैं। जी इसको जनता जान रही है, जी जनता वाकिफ़ ही है। जी किसी दिन तहसील में खड़े होकर के जी किसी गरीब आदमी का काम किसी ने कराया हो, जी किसी दिन खड़े होकर के अगर जनता का सुख दुख किसी ने बांटा हो जी समाज में, एक नेता आप हमें फैजाबाद में बता दीजिए, मिल्कीपुर में बता दीजिए जो बाबूजी की कार्यशैली का हो, जी उनके आचरण की उनके राजनीतिक आचरण का व्यक्ति हो, जी उनका 10% भी हो, जी ऐसा कोई व्यक्तित्व आपके पास आज की तारीख में मिल्कीपुर में नहीं है। जी लिहाजा मजबूरी में मिल्कीपुर की जनता को जातीय समीकरणों में सिमट करके जी प्रशासनिक तंत्र के दबाव के तले जी कोई निर्णय लेना होगा, ये सच है। जी तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ साहब थे, इन्होंने अपनी राजनीतिक जो यहाँ की राजनीति है, जो राजनीतिक माहौल है, उस पर काफ़ी गंभीर रूप बातें कही, जो कि जनता को भी अगर देखा जाए तो जनता के हित की हैं कहीं ना कहीं देखा जाए। और देखा जाए तो ये राजनीति जो है कहीं ना कहीं जनता मिल्कीपुर की है, इस राजनीति को लेकर कहीं ना कहीं छला हुआ और ठगा हुआ महसूस करती है। क्योंकि जो बात हुई अगर देखा जाए तो चाहे वो भाजपा के कैंडिडेट की बात की जाए, चाहे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर का ये, जैसा कि कहा ना साहब ने, कि दुर्भाग्य है, तो दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहाँ का लोकल प्रत्याशी दोनों पार्टियों को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है, आगे देखना और भी दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई कैसी रही। और 8 तारीख को हम लोगों को 8 फरवरी को परिणाम आना है, तो देखते हैं क्या परिणाम होता है। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए लोकबंधु लाइव। नमस्कार।